आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट थर्ड देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का। पार्ट वन और पार्ट टू हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर को। कहाँ से? पार्ट थर्ड से। पार्ट थर्ड में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? वर्क से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सब देख चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है वर्क से। ओके, देखो वर्क के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इवन फर्स्ट डे देख चुके थे कि वर्क बराबर जो होता है एफ डॉट डी होता है। एफ डॉट डी मतलब डॉट प्रोडक्ट है। एफ डॉट डी क्या है? एफ भी क्या है? वेक्टर है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे कि प्रीवियस वीडियो में ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यदि ए और बी क्या है? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के बीच में है। जैसे मानो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ एफ। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है तो, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ इधर हुआ, यहाँ से ये क्या हुआ? यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डी हुआ। ओके, तो एफ का कंपोनेंट होगा, क्योंकि एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में होगा और एक क्या होगा? वाई डायरेक्शन में होगा। तो जो प्रीवियस वीडियो में हम एक शॉर्टकट बताए थे, शॉर्टकट क्या है कि ये जो थीटा है, थीटा जिस लाइन से लगा हुआ सटा हुआ रहेगा, इसके कांटेक्ट में होगा, उधर कॉस लगा दो तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा इधर। और इधर क्या हो जाएगा? इधर कॉस हुआ तो इधर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा जो ये फोर्स जो हम लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, तो क्या इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो इस तरह से लगने के कारण क्या होगा? ये जो आपका क्या, ये जो आपका ब्लॉक है कुछ इस तरह से उठ जाएगा। क्यों ऐसा उठ रहा है? क्योंकि एफ साइन थीटा इसको क्या है? ऊपर की तरफ उठाना जा रहा है। एफ साइन थीटा इसको हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है? मूव करवा रहा है। तो एफ कॉस थीटा क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, जिसके कारण से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट डी हुआ इस बॉडी में। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो पहले से पढ़ रहा है, इसे एफ डॉट डी होता है। तो यहाँ से हम एफ डॉट डी से भी कर सकते हैं। तो एफ डॉट डी करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? कॉस थीटा। कितना है एंगल? कॉस थीटा। थीटा है ना, तो कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, नहीं तो दूसरे तरफ से भी समझ सकते हो कि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एफ कॉस थीटा और इनटू डी। देखो एफ डी कॉस थीटा हो गया, तो यही क्या हुआ? एफ डॉट डी इसको लिख सकते हैं। एफ डी कॉस थीटा को एफ डॉट डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा। यही यहाँ पे क्या किया है? इसको प्रूव किया है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे एफ कॉस थीटा क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एफ डॉट डी। कहता है वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ क्या है? एक्स डायरेक्शन में, यही इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसका कंपोनेंट लेंगे, एफ का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो एफ डॉट डी हो गया। तो देखो यहाँ से एक फार्मूला आ गया, वर्क बराबर एफ डॉट डी, ये हमेशा लगाना है। और थीटा क्या? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी कॉस थीटा क्या आ गया? ये एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है? फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या? एंगल बिटवीन एफ एंड डी। अच्छा मान लो कि कोई भी इसमें एक जीरो हो जाए, मतलब एफ जीरो हो जाए, तो वर्क आपको कितना मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। यदि मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क कितना मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। अब मान लो कि थीटा जो है एंगल बिटवीन एफ एंड डी ये 90 हो गया, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, ये याद होना चाहिए।
ठीक है। तो कॉस 90 हो गया, थीटा यदि 90 कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी वर्क आपको मिलने वाला है जीरो, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल से क्या हुआ, समझाने का कोशिश किया। जैसे मान लो कोई कोई एक दीवार है, तुम इस पर फोर्स लगाते जा रहे हो, क्या दीवार को मूव करवा दोगे, वहाँ से घसका दोगे, नहीं घसका पाओगे, मतलब नहीं मूव करवाओगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तुम्हारा एनर्जी खर्च हो रहा है, लेकिन साइंस के टर्म में वर्क क्या हुआ, जीरो हुआ। ओके। उसी तरह से मान लो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जैसे मान लो कि कोई वेट लिफ्टर ही है, वो क्या है 150 kg मास का अपने शोल्डर पे रखा हुआ है, मान लो कि आधा घंटा से रखा हुआ है, तो क्या हुआ, वो तो फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि 150 kg मान लो तुम्हारे सर पे ही यदि हम 50 kg का सामान रख दिया जाए तुम्हारे सर पे, 50 kg नहीं, मान लो कि 20 kg ही रख दिए, तो क्या तुम आधा घंटा में तो थक जाओगे, और लेकिन खड़ा रहना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हुआ। लेकिन वर्क क्या मिल रहा है हमको, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी जीरो तो वर्क हमको जीरो। तो वही वेट लिफ्टर के केस में भी हो रहा है। फोर्स जीरो उस केस में भी हो जाएगा, मान लो कि ब्लॉक पे किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल टेबल रिएक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स बट मे अंडरगो लार्ज डिस्प्लेसमेंट। देखो मान लो कि फोर्स नहीं लग रहा है, मान लो कि एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है जिसका फ्रिक्शन जीरो है, लेकिन ऐसा कोई सरफेस सरफेस नेचुरली पाया नहीं जाता है जिसका फ्रिक्शन जीरो हो, ठीक है, लेकिन इसको बना सकते हैं, ठीक है। मान लो इसका फ्रिक्शन जीरो है, तो क्या है, एक बड़ी यदि कोई बड़ी मूव कर रहा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो उसको कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो वो चलते रहेगा चलते रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत हो रहा है लेकिन फोर्स लग नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, मान लो बहुत दूर चला गया, लार्ज, वेरी लार्ज, लेकिन फोर्स क्या है, जीरो। तो वर्क क्या मिलेगा, जीरो। एफ डी कॉस थीटा होता है ना, तो मान लो कि फोर्स जीरो हो गया, तो एक वैल्यू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा है। थर्ड केस में देखो क्या है, वही थीटा जब पाई/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या मिलने वाला है, वर्क जीरो मिलने वाला है। ओके, यही बोला है। मान लो कि जैसे ब्लॉक मूव कर रहा था, यहाँ पे ऊपर में देख रहे थे ना, यहाँ ब्लॉक मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ, ठीक है। तो अच्छा इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा, एक तो ये फ्री लग रहा है फोर्स, ठीक है, एक तो फोर्स ये लग रहा है, ये जो दिख रहा है हम लोगों को कि ये यहाँ पे फोर्स एक लग रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कोई फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है। मान लो बॉडी का मास एम होगा, तो एक नीचे फोर्स लग रहा होगा एम जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कोई वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है भैया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। लेकिन फोर्स तो ग्रेविटी के द्वारा, अर्थ के द्वारा तो नीचे लग रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री हो गया तो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। यदि थीटा ही 90 हो गया तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो वर्क हो गया जीरो, ठीक है। तो ये समझ में आया। उसी तरह मान लो कि, मानना नहीं है, सही बात भी है, अर्थ है ये आपका, और इसके चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है, मून है, ये ऑर्बिट है अर्थ का। तो मान लो कि इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, मून चक्कर लगा रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या हो रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, दोनों हो रहा है। तो ये जो होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट जब भी दिखाना होता है सर्कुलर पाथ में, तो हमेशा टेंजेंट की ओर दिखाएंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ जो है इसको इस तरफ खींच रहा होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ है, 90 डिग्री। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 हो गया, तो यहाँ पे वर्क ग्रेविटी के द्वारा कितना हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, जीरो, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया है इसमें, ठीक है। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल बाय द अर्थ फोर्स इज रेडियली इनवर्ड। अर्थ का फोर्स जो है इनवर्ड की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। जब 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा थीटा, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा, सही बात है। थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा तो पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप लोग जानते होंगे, और कॉस थीटा 90 और 180 के बीच में नेगेटिव होता है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होता है, इसमें इस बताइए ये क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब टेन होता है, कॉट होता है, साइन होता है, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन जो इसका होता है ml2 t-2 होता है, किसका, वर्क और एनर्जी, दोनों का, ठीक है। अच्छा, इसको हम ये निकाल के भी दिखा देते हैं कैसे निकाला जाता है। वर्क बराबर हम लोग जानते हैं ना, एफ डी कॉस थीटा होता है, यही फार्मूला मेनली होता है। फोर्स को हम लोग क्या, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, कॉस थीटा का कोई यूनिट होता है, सुना है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूनिट होता नहीं होता है। तो ये एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और डी डिस्प्लेसमेंट है। चाहिए बताओ, मास को क्या चीज़ में लिखते हैं, केजी में, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो इसको लिख सकते हो इस तरह, केजी मीटर, मीटर और मीटर 2 मीटर स्क्वायर हो गया, और सेकंड स्क्वायर नीचे, ठीक है। अच्छा, केजी को क्या है, मास के टर्म में एम लिखो, और मीटर क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो एल स्क्वायर हो गया। टाइम क्या है, सेकंड क्या है, टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ml2t-2, ठीक है। यही डायमेंशन आ गया इसका, किसका, वर्क और एनर्जी दोनों का सेम होता है। एक साइंटिस्ट ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जैन प्रेस्कॉट जूल, उन्हीं के नाम से वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ओके। कुछ इम्पोर्टेंट जो है टर्म है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, यूनिट है जो भी समझिए, इसको आपको याद होना चाहिए। 1 अर्ज बराबर कितना जूल होता है, 10⁻⁻7 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है यहाँ पे, साइक्लिस्ट कम टू स्कीडिंग, इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, कहता है कि साइक्लिस्ट कम टू स्कीडिंग, स्कीडिंग मतलब फिसल जाना, स्टॉप इन 10 मीटर, ठीक है। कोई साइकिल चलाने वाला था, वो क्या हुआ, ब्रेक लगाया होगा, नहीं तो ब्रेक लगाने के बाद ही 10 मीटर वो क्या हुआ, फिसल गया, स्कीड कर गया, ठीक है, साइकिल चलाने वाला, ठीक है। कितना मीटर, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 मीटर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। अच्छा बताओ, ये साइकिल है, ठीक है, थोड़ा ख़राब ही बनेगा, ठीक है। तो ये, ठीक है, साइकिल मान लो साइकिल है, ठीक है। तो ये टायर होगा, टायर पे जो होगा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो किस तरफ लग रहा होगा, वो क्या होगा, इस तरफ लग रहा होगा, पीछे की तरफ। हमेशा जो फ्रिक्शन होगा रोड के द्वारा टायर पे लग रहा होगा पीछे की ओर, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण से स्टॉप हो रहा है, क्या, ये टायर है साइकिल का, ठीक है। इसको टायर ही समझना, कुछ और मत समझ लेना। ये क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड 200 न्यूटन, ये कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इस तरफ 10 मीटर का हुआ है ना। तो हम लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल देख लीजिए कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वर्क बराबर रोड के द्वारा लग रहा है, तो एफ डी कॉस थीटा, तो एफ तो पता है 200, और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, और कॉस पाई हो गया, पाई मतलब 180 डिग्री होता है। अब पाई/2 मतलब इधर भी 2 से कर दो डिवाइड, दोनों तरफ से 90 डिग्री, ठीक है, 180/2, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस पाई मतलब 180 डिग्री, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ये कितना हो गया, कैलकुलेशन करने, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, -2000 जूल आ जाएगा, ओके। अच्छा और बताओ, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, सही बात है, नेगेटिव ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है। ये किसके द्वारा हुआ, रोड के द्वारा साइकिल पे लग रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। अच्छा ये बताओ, साइकिल के द्वारा रोड पे कितना वर्क हो रहा है, तो ये हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि इक्वल रिएक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द रोड, सही बात है।
ये क्या होता है, यदि हम किसी भी चीज़ को यदि हम फोर्स लगाएं तो वो भी उतना ही फोर्स से हमको क्या है ढकेलता है। ठीक है, तो वही हुआ। रोड लगाया साइकिल पे कितना, 2000 न्यूटन, सॉरी 200 न्यूटन। ये क्या है, रोड किस पे लगाया, साइकिल पे। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रोड साइकिल पे लगाया 200 न्यूटन, तो साइकिल भी लगा रहा होगा रोड पे कितना, 200 न्यूटन। किधर लगा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। रोड लगा रहा है पीछे की तरफ साइकिल पे, तो साइकिल लगाएगा रोड को आगे की तरफ। तो क्या रोड करेगा क्या, साइकिल जो फोर्स लगाएगा 200 न्यूटन, क्या रोड को मूव करवा देगा, नहीं रोड मूव करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर कितना हो गया, 0। और यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जो भी रहेगा उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।